हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक मानव विज्ञान के बारे में एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, राजनीतिक मानव विज्ञान यानी राजनीतिक मानव शास्त्र या फिर पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। एक विशिष्ट शाखा के रूप में समाज में राजनीतिक संस्था और व्यवस्था का यह अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्था एवं संगठन नियमों एवं प्रविधियों का एक समुच्चय है जो समाज में विधि व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है और इसके साथ ही व्यक्ति के व्यवहारों को कंट्रोल करने का काम करता है। इस सोसाइटी में विराजमान जो स्ट्रगल है, जो कंपटीशन है, उसे समाज के सार्वजनिक नीतियों के व्यवस्थापन से संबंधित होता है, उसे ये रिलेटेड होता है। यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है जो लोगों के व्यवहारों को विनियमित और समन्वित कर लोकतंत्र को बनाए रखने में हेल्प करता है। राजनीतिक व्यवस्था का संगठन संस्कृति का एक ऐसा अंश है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के सदस्यों की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उस एक्टिविटीज़ को किसी सामुदायिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर से निर्देशित करने का काम करता है। राजनीतिक मानवशास्त्र अगर देखा जाए मेनली तो प्राचीन समाज में विराजमान विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचना स्वरूपों का यह अध्ययन है। प्राचीन समाज में राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन संस्कृति से अलग कर नहीं किया जाता था, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड होता है एंड संपूर्ण संस्कृति का ही एक अंश होता है। इसका अध्ययन सामाजिक व्यवस्था के अंश के रूप में ही संभव है, क्योंकि प्राचीन समाज में राजनीतिक व्यवस्था बंधुत्व संबंधों पर आधारित होते थे। प्राचीन समाज में बंधुत्व व्यवस्था एवं राजनीतिक संगठन के बीच भी प्रकार का भेद नहीं होता है। बंधुत्व व्यवस्था ही राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करने का काम करती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वंश स्कूल सदस्यों के साथ विवाह का भी निपटारा कर सकता है। इस प्रकार प्राचीन समाज में राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण संस्कृति का एक अभिन्न अंग होता है। राजनीतिक मानवशास्त्री राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन संपूर्ण संस्कृति के अंश के रूप में करते हैं। प्रख्यात सामाजिक मानवशास्त्री अगर हम सर इवान प्रिचार्ड की बात करें तो उनका मानना है कि प्राचीन राजनीतिक जो व्यवस्था है, व्यवस्था का अध्ययन इसके पारिस्थितिकी संरचनात्मक एंड आदर्शनात्मक संदर्भ में किया जाना चाहिए। बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो अपने अपने अकॉर्डिंग पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके टाइप्स उन्होंने बताया है। राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों में देखेंगे, जैसे राज्य युक्त राजनीतिक प्रणाली एंड दूसरा है राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली। एंड इसी के अंडर में फिर डिवाइड किया गया है। एक है बंधुत्व संबंधों पर आधारित राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली। जैसे एग्जाम्पल लिया जाएगा कुल, कुलांस, वृंद, फ्रेटी एंड मोइटी भी टू टाइप्स के होते हैं। एक परिवार पर आधारित होता है एंड एक बंधुत्व समूह पर आधारित होता है। एंड राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली का जो दूसरा जो सब ब्रांच है, जैसे गैर बंधुत्व कारकों पर आधारित राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली। एंड एग्जाम्पल में आ जाएंगे आयु यानी आपका एज, श्रेणी समूह एंड अनेक प्रकार की गुप्त समितियाँ। तो इस प्रकार बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसे इसके टाइप्स बताए हैं। तो अगर हम प्रोफेसर एलमेन सर्विस की बात करें तो इन्होंने कहा कि जो ये राजनीतिक व्यवस्था है, ये इसे हम 4 भागों में से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी अनेक प्रकार के समाजों में पाए जाने वाले राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसे हम 4 टाइप्स में से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, वृंद या टोली राजनीतिक व्यवस्था यानी बैंड पॉलिटिकल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। एंड दूसरा जो इसका पॉइंट है, जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था मीन्स ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम। एंड नेक्स्ट है प्रमुख तंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था। एंड नेक्स्ट है राज्य राजनीतिक व्यवस्था स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह से हम देखें कि जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन क्या है, कैटेगराइज क्या है। प्रोफेसर सर्विस एलमेन सर्विस के अकॉर्डिंग जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करके स्टडी कर सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं ये फर्स्ट जो पॉइंट है, वृंद या टोली राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है। नेट के एग्ज़ाम में या एंथ्रोपोलॉजी की कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स है या फिर एकेडमिक है, उसमें क्वेश्चन आता है वृंद यानी टोली बैंड क्या होता है।
सो गाइज समझेंगे कि वृंद क्या है। तो कुछ ऐसे समाज हैं जो अनेक छोटे आकार के घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले समूह के द्वारा निर्मित होते हैं। ये छोटे होते हैं, उसके साथ ही घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, घूमते रहते हैं, घूम घूम के अपना वो लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं। घुमक्कड़ समूह राजनीतिक स्वायत्त इकाई की तरह होते हैं। इन्हें वृंद राजनीतिक संगठन की संज्ञा दी जाती है। वृंद यानी बैंड। वृंद राजनीतिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का सबसे प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। या जो व्यवस्था है इसमें आप देखेंगे फूड गैदरिंग। इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो फूड गैदरिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और इनके समाज में ये सब आपको देखने को मिलेगा। इनमें अधिकांश देखा जाएगा तो उत्पादन का अभाव पाया जाता है। ये सोसाइटी समतामूलक प्रकृति के होते हैं। सभी व्यक्तियों को समाज में आर्थिक संसाधन और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। या राजनीतिक प्रणाली बंधुत्व संबंधों के द्वारा परिभाषित होती है। छोटी जनसंख्या के कारण क्षेत्रीयता की अपेक्षा बंधुत्व संबंधों को राजनीतिक व्यवस्था में वरीयता प्राप्त रहती है। वृंद एक विस्तृत परिवार की तरह होता है जो एक निर्धारित भू क्षेत्र में खाद्य प्राप्ति के लिए भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मनोशास्त्रीय अध्ययन से अगर देखा जाए तो उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि या पाते हैं कि खाद्य संसाधन प्राप्त करने के मौसम और स्थान के अनुसार वृंद के आकार में अंतर पाया जाता है। अमेजन अगर ले लिया जाए तो बेसिन की गुलाई की ट्राइब है। इसे वृंदरूपी समूह 20 व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होता है। यानी जो ये ग्रुप है, ये जो बैंड है, इसमें कितने टोटल पर्सन्स होंगे, व्यक्ति होंगे 20। सिमांग में अगर देखा जाए तो 50 व्यक्तियों का वृंद पाया जाता है। दक्षिणी अगर अमेरिका की बात करें तो पेंटागोनियन तेहुएल्ची के वृंद में 400 से 500 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसी प्रकार हम देखें तो सभी जितनी भी वृंद है, निचले प्रकार के वृंदों में सबसे बड़ा वृंद इन्हीं का होता है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि किसी विशेष समय और स्थान में उपलब्ध खाद्य संसाधन की मात्रा वृंद के आकार को निर्धारित करती है। जितना खाने का संसाधन रहेगा तो वृंद में यानी बैंड में उतने ही आपके लोगों से ग्रुप बनता है। एंड जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था, ये क्या है, यानी जनजातीय राजनीतिक संगठन क्या होता है। तो इसका स्वरूप वृंद राजनीतिक प्रणाली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्रत्येक जनजाति एक से अधिक स्वायत्त इकाइयों के द्वारा निर्मित होती है जो अनेक उद्देश्यों के लिए आपस में गठबंधन करते हैं। उद्देश्य के पूरा हो जाने के तुरंत बाद ये इकाइयाँ पुनः अपनी स्वायत्तता की ओर लौट जाते हैं। वृंद की तरह ही जनजातीय राजनीतिक संगठन अनौपचारिक, अकेंद्रीकृत और अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। जनजातीय समाज की प्रकृति समतामूलक होती है। ये सामान्यतः आरंभिक कृषि की अवस्था में होते हैं। वृंद की अपेक्षा इनकी जनसंख्या और घनत्व दोनों ज़्यादा होते हैं। इनमें उत्पादन के अधिशेष की मात्रा भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ये स्थायी जीवन की ओर प्रवृत्त होते हैं। मीन्स परमानेंट जो सेटल लाइफ होता है ये इन्हें पसंद होता है। जनजातीय समाज में विराजमान कुछ सर्वव्यापक जनजातीय समितियाँ जनजातीय राजनीतिक प्रणाली को वृंद राजनीतिक प्रणाली से पृथक स्थान प्रदान करता है। ये जनजातीय समितियाँ अनेक छोटे स्थान इकाइयों को एक बृहद संरचना में एकीकृत करने का काम करती है। परंतु यह बृहद राजनीतिक प्रणाली या समितियाँ जिसका निर्माण अनेक स्थानीय इकाइयों द्वारा होता है, स्थायी नहीं होता है। जब कभी भी असामान्य स्थिति नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं शत्रु, दुश्मन। शत्रु जनजाति द्वारा बाह्य आक्रमण या फिर स्थानीय स्वायत्त इकाइयाँ आपस में संगठित होकर समस्या का सामना करती है। परंतु जैसी समस्या समाप्त हो जाता है तो ये अपनी स्वायत्तता और स्वनिर्भरता की ओर लौट जाने का काम करते हैं, लौट जाते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है प्रमुख तंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था। प्रमुख तंत्र पर आधारित राजनीतिक संगठन औपचारिक और अस्थायी प्रकृति का होता है। यह अनेक स्थानीय समुदायों को स्थायी रूप से एकीकृत कर उसे रखता है। इसमें शासक के रूप में एक या अधिक प्रमुख हो सकते हैं। प्रमुख का पद मुख्य रूप से सामाजिक पृथकीकरण और सत्ता के अंशों के आधार पर डिफरेंट होता है। प्रमुख का पद आनुवांशिक भी हो सकता है और नहीं भी। प्रमुख तंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था पदमूलक समाज की विशेषता है। इसमें प्रमुख एवं उसके परिवार को सामान्य जनों की अपेक्षा समाज में ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त रहती है। व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण उसके वंश समूह के आधार पर की जाती है। जो व्यक्ति प्रमुख के वंश समूह के करीब होता है उसकी परिस्थिति अपेक्षा श्रेष्ठ होती है। वृंद या कुलांश के मुख्य की अपेक्षा प्रमुख
के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है, जो अनेक स्थानीय समुदायों को एक साथ बांध कर रखने का काम करती है। बांध कर रखने में वो सक्षम होती है, इतनी कैपेबल होती है कि उसको वो बांध के रख सके। प्रमुख का समाज में महत्वपूर्ण प्रकार ये पुनर्वितरण के अभिवक्ता के रूप में होता है। प्रमुख वस्तुओं का पुनर्वितरण करता है, सैन्य गतिविधियों को संचालित करता है, सार्वजनिक सेवाओं को नियोजित और निर्देशित करने का काम करता है, धार्मिक अनुष्ठानों का निरीक्षण भी वो करता है। इस राजनीतिक व्यवस्था में उच्च और निम्न अधिकारियों का एक कमानी पदानुक्रम होता है, जो अनेक प्रकार के राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वाह करने का काम वो करते हैं। एंड लास्ट है राज्य राजनीतिक व्यवस्था। ये जो व्यवस्था सभ्यता के चरम बिंदु है या सर्वाधिक औपचारिक राजनीतिक संगठन है, पर आधुनिक जटिल औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। आधुनिक समाज अत्यंत जटिल और विभेदीकृत समाज होता है। इसमें उत्पादन के अधिशेष की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। फलस्वरूप बाजार और औपचारिक मुद्रा विनिमय व्यवस्था विकसित होती है। समाज में श्रम का विशिष्टीकृत स्वरूप पाया जाता है। समाज में अनेक समुदायों एवं वर्ग के लोग आपस में संगठित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में अनेक प्रकार के जो डाइवर्सिटी है समुदायों वर्गों को आपस में बांधे रखने के लिए एक अत्यंत केंद्रीकृत और औपचारिक शासन प्रणाली का सत्ता अनिवार्य हो जाती है। इस प्रकार राज्ययुक्त राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए सर्वाधिक उचित प्रतीत होता है। राज्ययुक्त राजनीतिक व्यवस्था में एक वास्तविक और स्थायी सरकार होती है, जो स्वयं प्रभुत्व संपन्न होती है। राज्य को इसकी सीमा के अंतर्गत आने वाले भू क्षेत्र में वैधानिक शक्ति का प्रयोग का एक अधिकार होता है। साथ ही वह अन्य देशों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, कोई भी वो डिसीजन वो ले सकता है। राज्य राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संस्थाओं में सत्ता का विभाजन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पुलिस, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय इत्यादि। सब एग्जाम्पल से राज्य के अंतर्गत अनेक स्थायी संस्थाएं पाई जाती, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एक बृहद नौकरशाही व्यवस्था। राज्ययुक्त राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित समाज में वर्ग स्थिरीकरण पाया जाता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति को आर्थिक संसाधन प्राप्त करने का एक समान उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है। उत्पादन के अधिशेष के अत्यधिक मात्रा के कारण संपत्ति का सामान्य वितरण वर्ग व्यवस्था को जन्म देता है, जिससे फलस्वरूप समाज में सामंत वर्ग की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार राज्य एक ऐसी स्वायत्त राजनीतिक इकाई है जिसके अंतर्गत अनेक समुदाय सम्मिलित होते हैं। इसका एक निश्चित भू क्षेत्र होता है। इसमें एक केंद्रीकृत सरकार होती है, जिसे कर एकत्रित करने और कानूनों को लागू करने का एक अधिकार प्राप्त होता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।